बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मैं अभी यही सोच रही थी ऑन एयर आते हुए कि अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि मैं अपनी इस मॉर्निंग एट होम की टीम के साथ काम करती हूँ। वैसे ही छोटी सी बात, मैं कुछ परेशानी में आज घर से निकली। काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है ज़िंदगी है ही ऐसी, कभी किसी के फैमिली में किसी की बीमारी, कोई सुख, कोई दुख, कोई ऊंच, कोई नीच। तो इसी टाइप की ना किसी एक मेंटल कश्मकश में मैं पहुंची काम पे। टीम के साथ थोड़ी देर बैठी, गप लगाई, मूड अच्छा हुआ। अभी सेट के ऊपर आई, हमारी टीम है कैमरा की, उनके साथ गपशप की, थोड़ा शाहजी को तंग किया क्योंकि उनको करना मैं अपना पर्सनल फ़र्ज समझती हूँ। बस होता है ना कि हर महीने, हर कोई 2-3 महीने हमारा कोई एक टारगेट होता है जिनके साथ हम छेड़ाछाड़ी करते हैं। लिटरली व्यूअर्स, जैसे एक फैमिली होती है। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ ये बिल्कुल कोई प्लान चीज़ नहीं थी। मैं इस चीज़ के साथ, क्योंकि आज हमने बात करनी है कि हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं, जैसे कि इस टीम के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि इतना मैं अपने आप को सेफ़ फील करती हूँ कि मैं कोई भी बात, व्यूअर्स अगर मैं कोई भी कहूँ ना, तो कोई भी, घर के कोई मसाइल, हेल्थ के कोई मसाइल, मेंटल हेल्थ के कोई मसाइल, ये वो लोग हैं जिनसे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। ये मेरी वर्क फैमिली तो है, लेकिन घर की फैमिली से ज़्यादा इन्होंने मेरा ख्याल रखा है और मुझे प्यार दिया है। अपर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स व्यूअर्स, एमडी साहब, डीपी साहब, हमारी पूरी जो अपर मैनेजमेंट है, लेकिन व्यूअर्स डे टू डे इनके साथ काम होता है, डे टू डे इन लोगों के साथ काम होता है। और अगर इनमें से कोई भी एक इंसान ज़िंदगी मुश्किल करना चाहे या चीज़ औखी करना चाहे, तो व्यूअर्स काम तो चलता रहता है, लेकिन फिर काम तकलीफ़ में और तंग होके चलता है। सो यहाँ पे मैं ये ज़रूर बात कहूँगी। और एक और बात व्यूअर्स, कि जितना लव और प्यार और रिगार्ड मुझे मिलता है, अब टेक्निकली मेरी जो टीम है वो लोग हैं, हम आते हैं सेट पे शो करके चले जाते हैं, लेकिन एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द कैमरा टीम, एवरी मेंबर ऑफ द साउंड टीम, जिब पे बूटा साहब, ये सारे लोग जो हैं, ये इतने प्यार से और इतने रिगार्ड से साथ लेके चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप बात करें स्पॉट बॉयज़ की, वो हमारे जो टीम के लोग जो हमारी प्रोटोकॉल देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, हसनैन को देख लें, बाकी बच्चों को देख लें। अब बात ये है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। हम लोग तो बैठ के प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, लोगों को चाय, कभी कभी कोई, सच्ची बात है व्यूअर्स, कोई औखा, आपको पता ना औखा क्या होता है, मुश्किल तरीन गेस्ट आ जाता है, उनकी बातें भी सुनना, उनके मूड भी देखना, उनकी टेम्परामेंट को देखना, क्योंकि जुगन को मिलके तो सारे नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी का स्टाफ होता है, कभी अक्सर उनको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैं सलाम पेश करती हूँ मॉर्निंग एट होम की टीम को। और उस टीम में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो मेरे साथ, हमारी जो टीम है, हमारे फोटोग्राफर्स, हमारे बाकी सारे बच्चे, हमारे वीडियोग्राफर्स वगैरह, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ फ्रॉम कैमरा टू ऊपर पीसीआर में जो लोग हैं, इस्लामाबाद में जो टीम हमारी सारी साथ सपोर्ट में होती है जब हम लाइव होते हैं। मैं आज आउट ऑफ द ब्लू व्यूअर्स, कोई रीज़न नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सच्ची बात तो ये है, मैं परेशान आई आज काम पे और मैं इतनी रिलैक्स हो गई बस इन सब की शक्लें देख के और इन लोगों का प्यार। इवन जो गार्ड बाहर हमारे स्टूडियो के बैठे होते हैं, इतनी मोहब्बत और खुलूस से सलाम करते हैं, जो बच्चे इस इदारे में सफाई करते हैं। व्यूअर्स, एक बात मैं पीटीवी के बारे में ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जिस तरह से आपको प्यार और रिगार्ड से लेके चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप स्टार हैं तो हाँ, सब आपके आगे पीछे हैं, आपस में उस किस्म की कोहेसिवनेस नहीं मैंने देखी। यहाँ पे चाहे आप सीनियर मोस्ट हैं, जूनियर मोस्ट है, हर कोई, अगर कोई एक बंदा प्रॉब्लम में आता है तो उस सेंटर के हर बंदे को वसूली पड़ जाती है कि हमने इस बंदे का मसला हल कराना है। सो अल्लाह हम सबको ऐसी इन्वायरमेंट्स दे जहाँ पे हम महफूज फील करें और जहाँ पे टीम इतनी आला हो। देखिए, मेरी कोर टीम तो आपको पता ही है व्यूअर्स, मुझे प्यार क्या इश्क है उनसे, मेरे बेबीज़ हैं, मेरी फैमिली है। एक वक्त था जब मैं जूनियर थी और मैं सबके अंडर काम कर रही थी, अब ये सारे बच्चे जो हैं, दे आर लाइक यंगर देन मी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई कांट टेल यू व्यूअर्स कि आई एम सो ग्रेटफुल। लेकिन जहाँ पे इन लोगों के साथ मैं खुल के जो मर्ज़ी जी में चाहे बात कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसी मायूब बात भी कर देती हूँ जो मुँह से नहीं निकालने वाली होती, क्यों? क्योंकि आई फील सेफ विद देम। लेकिन व्यूअर्स, क्या हमें हर बात जो दिल में या दिमाग में आती है वो कह देनी चाहिए? ये सोचने की बात है। मैंने बार बार एक बात की कि मैं महफूज फील करती हूँ, मैं सेफ़ फील करती हूँ। क्यों मैं महफूज और सेफ़ फील करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है
कि जैसे कि अभी जिस कैमरा में बात कर रही हूँ उसके पीछे ताबीर भाई हैं। ताबीर भाई से अगर मैं कोई बात करूँगी तो मुझे पता है कि उन्होंने मेरी बात का तमाशा नहीं डाला, बल्कि एक दो दफ़ा ऐसे हो भी चुका है कि मैंने उनसे एक दो अपने कोई प्राइवेट बातें डिस्कस की कि परेशान थी तो उनसे बात कर दी। जैसे कि इस जिस नाउ स्विच टू अनदर कैमरा, उस पर उस्मान है। नाउ द फैक्ट इज़ ये पूरी एक हमारी फैमिली है। लेकिन मैं क्यों सेफ फील करती हूँ? क्योंकि कभी मैंने ऐसी बात नहीं की जो इन्होंने कभी कहीं पे आम की हो, और इन्होंने कभी कोई मुझे ऐसी बात नहीं कही या फील कराई जहाँ पे मैंने अपने आप को अनसेफ फील किया हो। वरना तो व्यूअर्स, सच्ची बात है, कैमरा के सामने बैठ के एंकर्स वगैरह इतना सहम के बात करते हैं। मैं तो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू व्यूअर्स, ब्रेक में तो मैं हर किस्म का मजाक और ही हा और उछल कूद कर रही होती हूँ। मुझे इतना सा फियर नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने घर में हूँ, मैं सेफ हूँ, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट से लेके जूनियर स्टाफ तक सेफ रखता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि व्यूअर्स, हमने भी अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिनको कुछ समझते हैं, उनको महफूज फील कराना है, उनको सेफ फील कराना है। आजकल अंग्रेज़ी की एक बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ की जा रही है कि यू नो, आपका हस्बैंड आपकी सेफ स्पेस होना चाहिए, आपके पेरेंट्स आपकी सेफ स्पेस होना चाहिए। यानी कि हम भी सोच समझ के बात किया करें और अगले को भी हमारे साथ एक सर्टेन तरीके से चलना चाहिए। अब मुझे पता है कि माँ बाप को हमें उफ तक नहीं कहना, ये सारा कुछ नहीं करना, लेकिन जब हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत टफ टाइम देते हैं या हर चीज़ पे वो जो कहते हैं ना जान के पीछे पड़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, तो क्या होता है? बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तो कहने सुनने का मौका ही नहीं मिलता, अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़ तक का ताल्लुक़ रह जाता है। सो माई पॉइंट इज़ व्यूअर्स, सोच समझ के बात करनी चाहिए, और स्पेशली जब हमारे बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं। जितना ज़्यादा हम बच्चों को डांटेंगे, जितना ज़्यादा उनको हम सहमाएंगे, कि मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चा सहम जाता है तो बंदे दा पुत्र बन जाता है, लेकिन बात यह है कि बच्चे को आपने डरा के नहीं मनवानी बातें, आपने कम्युनिकेट करके बातें करनी है। जब हम अपने बच्चों, मुझे याद है हम छोटे होते थे तो बड़ी दफ़ा हम किसी के पेरेंट्स को सुनते थे कि तो मर जाती तो बेहतर था, किस्म की बातें मैंने लोगों के मुंह से सुनी है, और शायद उस वक्त के लोग बर्दाश्त भी कर जाते थे, लेकिन वो बात कितनी बुरी तरह से किसी को मुतासिर करती थी। मेरी दोस्त की अम्मी ने उसको एक दफ़ा ये बात कही थी कि कुछ मतलब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, ये फ्रेंड्स वगैरह जा रही थी, कुछ ऊंच नीच हुई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ, बट बेसिकली इतना याद है कि एक्सीडेंट हुआ था। और उसकी अम्मी ने उसको इतना डांटा, क्यों गई थी, तुम्हें किसने कहा था? कॉलेज से सारी सहेलियां साथ निकल पड़ी गोलगप्पे या आई थिंक खाने के लिए लॉरेंस रोड पे, या कुछ इस टाइप का कुछ दास्तान थी। ऑल आई नो इज़ कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और उसकी अम्मी उस पर बोलना शुरू हुई और बोलती चली गई, और वो कोई मेरे ख्याल से 18-19 ईयर्स के थे। गाड़ी जो चला रही थी वो 19 साल की थी, बाकी ये 17-18 ईयर्स की लड़कियाँ गाड़ी में थी। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मुझे वो आज भी याद है। लानत है तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो बेहतर है कि तुम पैदा होते ही मर जाती। तो बस इस्तग़फ़ार भी हो, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की। आपको पता है कि मेरी दोस्त को वो आज भी बातें याद है, आज भी उसको बातें वो याद है। उसकी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। तो कब वो मुझे याद है कि जब मैंने मदर पास्ट हुए और वो बहुत रो रही थी, तो वो यही कह रही थी कि पता नहीं अम्मी ने मुझे माफ़ किया कि नहीं, वो तो तुम्हें याद है तुम्हारे सामने भी उन्होंने कहा था कि तुम मर जाती तो बेहतर। मैंने कहा यार, उनके मुंह से बात निकल गई। तो तब मुझे एहसास हुआ कि हम इवन माँ बाप होते हुए कभी कभी कुछ ऐसी बातें मायूब कह जाते हैं जो हमारे बच्चों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। तो ये तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। आते जाते मिलते जुलते हम व्यूअर्स कितनी कितनी फजूल बातें लोगों को कह देते हैं। खैर, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे किचन में जाके। जल्दी से शेफ़ अनम से हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अनम जी, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, एक तो मैंने ये कहा कि दो मेरे पॉइंट थे आज के। एक कि हमें एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस होना चाहिए, कोई तो ऐसा हो। अब बाकी शेफ्स के साथ मेरा जो भी ताल्लुक है अनम, आपको पता है बिल्कुल ऐसा ही कि मैं आपको फ़ोन करके डांट भी सकती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मैं आपको प्यार भी बहुत करती हूँ। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताएं, कभी भी डांटते हुए मैंने कोई ऐसी आपको बात कही हो जिसमें मैंने आपके किरदार पे या आपको वो या कोई ऐसी, ऑनेस्टली सच्ची बात करो, ऑनर है? कभी भी नहीं, नेवर एवर। और मैंने अगर आपने मुझे कभी डांटा भी है ना,
वैसे तो ये बहुत रेयर चांसेस डांटा है बेटा, शुरू शुरू में तो समझाना लेकिन पड़ता उस था, तो वक्त ये डांटती होती थी थी मैं। कि मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेती थी चीज़ों को। मैंने कभी उसको ये नहीं मतलब अपनी अना का मसला नहीं बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप अगर मुझे कोई बात समझा रही हैं इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई मोटिव है। और बेटा आज आप मेरी फैमिली का हिस्सा है बिल्कुल ना, ऐसा ही है। फैमिली पीटीवी की नहीं अब बात कर रही, मेरे घर में कोई सुख दुख हो, कभी अब ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि आप ना हो, बिल्कुल नहीं, और कोई आए ना आए, नहीं। इसी तरह ताल्लुक तैयबा से। और देखो यू आर अनमैरिड, आप मेरे बच्चों की तरह हो, मेरी बेटियों की तरह। अब तैयबा और आमना हो गई, तैयबा और आमना लिहाज की बात ये है कि क्योंकि हम औरतें हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, तो हमारा वो वाला एक कनेक्ट है, तो हम सुख दुख एक दूसरे के साथ एक मुख्तलिफ किस्म का करते हैं। सहेलियों वाली चीजें आपकी और मेरी होती हैं, बट द फैक्ट इज ये ताल्लुक अच्छा क्यों है? क्योंकि सोच के बोलते हैं ना, बिल्कुल। हम फजूल बातें मजाक अपनी जगह, लेकिन कभी किसी नाराजगी गिले में हमने एक दूसरे को सुनाई नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि जुगना भी हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ ना एक दूसरे की सेफ स्पेस है, क्योंकि आपने आज तक मुझसे कोई बात की है या मैंने आज तक आपसे कोई बात की है, वो आज तक हमारे आपस में हमारे दिलों तक ही है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपने कोई बात ऐसी सुनी होगी कि मैंने कभी आपके बारे में, ना ही मैंने वाइस वर्सा आपके बारे में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बात कर लेते हैं पीटीवी की, अक्सर वक्त मुझे कोई पूछता है ना आप कौन से चैनल में काम करती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ पीटीवी। आगे से मैं उनको अगला जवाब क्या कहती हूँ कि पीटीवी जो है वो बिल्कुल मेरे लिए एक घर की तरह है। एक घर से मैं निकलती हूँ और दूसरे घर में आ जाती हूँ, मुझे वो एक वाइब ही नहीं आती कि मैं किसी चैनल में जा रही, जैसे मैं अदर चैनल्स में जाती हूँ काम करने। यार हम तो सच्ची बात है, सुबह हर बंदे के लिए उठना मुश्किल होता है। बिल्कुल। एंड चलो जैसे मेरी रूटीन तो है ही क्या, वेकअप एट 6, लेकिन फिर भी सुबह उठ के निकलना, काम पे पहुंचना, मेकअप करना, तैयारी करना बड़ा इरिटेटिंग होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बंदा एंटर होता है, सारे अपने फैमिली के ये चेहरे। सो पॉइंट ये है कि अगर हम सोच समझ के बात किया करें ना, बहुत जरूरी, तो उससे फर्क ये पड़ता है व्यूअर्स के हमारी काम करने की भी जगह जन्नत बन जाती है। ऐसा ही है। घर आपका जन्नत बन जाता है। थोड़ा सा जबान को लगाम, मुझे पता है मैं कह रही हूँ जुगन काजिम जिसको जबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन नानों की बात बिल्कुल ठीक थी कि एक चुप 100 सुख। जब नहीं है कोई अच्छी बात कहने को तो मुंह बंद कर लो, रादर देन कोई नेगेटिव बात करके सालों पुराना, डेकेड्स पुराना ताल्लुक ख़राब कर ले। इस नोट पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होगी। आज शेफ़ अनम बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सी फनकारी करने जा रही हैं। पता नहीं क्या क्या इन्होंने किचन में रखा हुआ है, छोटा मोटा बड़ा, मुर्गी, कुक्कड़ शुक्कड़, ये वो। तो चले ब्रेक के बाद जानेंगे कि ये क्या कर रही हैं हमारे साथ और हमारे हाजमे के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। भाई व्यूअर्स, आज बड़ी फनकारियाँ चल रही हैं सेट पे। ये अनम आती है ना, बड़ा माहौल ख़राब करती है सेट का। या अल्लाह, या अल्लाह, बिला वजह बेतुका इल्ज़ाम। मेरी शहज़ादी प्यारी, असल में ये लेडी इन ब्लैक ना लगती बड़ी प्यारी है। जब भी काले कपड़े पहनती है हम सारे गश करते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी। जी सर। आज की रेसिपी जो है बहुत ही शदीद देसी है और ये वैसे लोग घरों में कम ही बनाते हैं। भी आपने खाना तो बनाना शुरू नहीं किया तो पसीने आपको पहले ही आ गए। सर खैरियत है? असल में हमने ना ये डिस्कस करना शुरू कर दिया ब्रेक में, दोनों की आंखों में आंसू आ गए हमारे, क्योंकि हमें याद आ गया कि हम दोनों जब पैदा हुई थी तुम्हारी अम्मियों ने हमारे साथ क्या किया था। लेकिन हम ऑनर नहीं बताएंगे, ये बदले हम अम्मियों के साथ घर जाके उतारेंगे, उनको तंग करके। हाँ हाँ। अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं जी भरे हुए करेले और बुध करेले। यस, बुध करेले। तो और बुध को बनाने थे ना, मैंने कहा मंगल को ही बना लेते हैं। मंगल को हम कहते तैयारी पहले रखें, मंगल को बुध की तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे मेरा काम बता दो, क्योंकि मुझे ज्यादा सा लग रहा है। क्योंकि पहले यहाँ से ही काम शुरू होगा तो फिर उधर ही जाएगा, क्योंकि पहले कीमा हम प्रिपेयर करेंगे उसके बाद ही उसमें जाएगा। अच्छा जी, जुगनापी इसके लिए सबसे इसमें कोई लहसुन लुसन कुछ नहीं फ्राई करना? अभी करेंगे, तो फिर मसाला पहले बन जाएगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसलिए फिर बस मैं फटाफट ही आपको साथ साथ दे देती हूँ। अब सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो कीमा है
और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हम लेंगे, जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है और उसका पानी को अच्छी तरीके से हमने ड्राई कर लिया है। अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट इसके अंदर जाएगी। अब यहाँ पे स्पाइसेस जो हैं आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और उसके साथ इसके अंदर जो मसाला जात जाएंगे, जैसे सिंपल नमक, लाल मिर्च पाउडर है और गरम मसाला है, इस तरीके की चीज़ें जो है हम इसके अंदर मसाला जात जो है सारे ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, ऐड ऑन करने के बाद सबसे मेहनत का काम आपके हैं करेले। करेले आपने ले लेने तकरीबन, क्योंकि 1 kg है, इसमें हम तकरीबन अप्रॉक्स 1.5 किलो से 2 किलो के दरमियान करेले लेंगे, क्योंकि उसकी स्किन भी रिमूव होगी तो वेट फिर उसका जो है वो कम हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद इसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल रिमूव कर देना है, जिसकी वजह से जो आपके करेले हैं फिर वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ जी। आपने क्या करना है कि जब आपके करेले बिल्कुल आप सीडलेस इनको कर लें, उसके बाद नमक लगाएं, इनको फिर मलें, फिर नमक लगाएं, फिर मलें। ये प्रोसीजर अब आपको एक दफ़ा मिक्स करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर आपको तकरीबन कोई 5 से 6 दफ़ा करना पड़ेगा, ताकि जो है करेलों की अच्छी तरीके से जो है कड़वाहट वो निकल जाए। जैसे ही उसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी तो फिर आपने इसको किसी सूखे कपड़े के साथ जो है, मतलब किचन टॉवल जो होता है, उससे अच्छी तरीके से जो है आपने इसको ड्राई कर लेना। ना बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है व्यूअर्स। आपने ये ड्राई करना वाला एलिमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ये हमने इसमें फ्राई करना जी, और ये हमने इसमें फ्राई करने हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मिक्स। इसको मैं कर लेती हूँ रिमूव। ठीक है, अब ये हमने इसके अंदर भरने हैं। अब ये हम इसके अंदर भरेंगे और फिर धागे से बंद करेंगे। फिर धागे से बंद करेंगे। अच्छा, तो मेरा काम धागे वाला। हाँ, आपका काम धागे वाला। हाय हाय। अच्छा, ये इसका कोई बेहतर सिस्टम नहीं हो सकता? एक दफ़ा मैंने खाए थे किसी के घर, टूथपिक के साथ उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन वही वाली बात है ना कि वो जुगन अभी एक चीज़ जिसकी ग्रेस आ ही उस धागे के साथ रहेगी, जब आप उसको खोलेंगे तो वो जब करेला इस तरह से घूम के खुलेगा तो वो थोड़ा एस्थेटिक लगता है। और जो मतलब ओरिजिनल रेसिपी, हम तो ओरिजिनल रेसिपी को ही बेसिकली जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने इसमें जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं भरना, उससे क्या होगा जब आप फ्राई करेंगे तो कीमा निकल जाएगा। अब ये जो कीमा हमने बनाया है यही रिमेनिंग जो है अब हमारा उसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब यही कीमा जो है हमारा रिमेनिंग वो बनेगा जो हमारे मसाले में भी जाएगा। तो आपने ये इस हिसाब से जो है आपने इसके अंदर ऐड ऑन करना है। और जी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये भी बने होगा, ये भी कर लिया अब हमने। ये भी कर लिया। अच्छा, और इसका एक और हल ये भी है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको पता है, सारा बचपन मैं मिन्नत पे होती थी कि मुझे कोई करने दे ये काम, और मुझे कोई नहीं घर में करने देता था, बिकॉज और देखा हुआ है सबको करते हुए, क्योंकि वो कहते तो तुम खराब कर दोगी। तो इसमें कौन सी कोई इतनी साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं। और अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाहते तो आप जो थोड़ी सी बड़ी साइज़ वाली सुई होती है उससे इसको सी भी सकते हैं। उससे जो थोड़ा बहुत भी चांसेस होते हैं कि इसके अंदर से शायद निकल जाएगा मटेरियल बाहर, तो वो वाला जो है वो भी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम पहले सारे करेले जो है भर लेंगे, क्योंकि ये जो रिमेनिंग कीमा हमारे पास बचेगा इसी से ही हम बनाना शुरू करेंगे इसकी ग्रेवी बेसिकली। और बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको धागे नहीं बांधने की ज़रूरत। हाँ, इतना बस कि जिसमें थोड़ा सा टाइट हो जाए। हाँ, करेला बिल्कुल, बस उसको एक थोड़े बाइंडिंग का ऑप्शन मिल जाए। अदर देन जो है आपको उसको कोई ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट करके बांधना है। और इतना ही बांधे कि जो खाने वाला है उसको भी कन्वीनियंट लगे, बेचारा खाने से पहले ही आवाज़ार ना हो जाए कि भाई करेले को खोलने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अगर इंग्रेडिएंट्स भी बता देंगी, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, हो जाएगा। अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए जी हमें चाहिए सबसे पहले हमें कीमे की मैरिनेशन के लिए चाहिए जी करेले 1.5 किलो जाएंगे, कीमा 1 किलो, प्याज 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसके अंदर तकरीबन जाएगा 1 खाने का चम्मच। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, साथ में इसमें जाएगा अदरक 1 खाने का चम्मच, और हरी मिर्चें तकरीबन इसमें जाएंगी 8 से 10 अदद, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी सुरख मिर्च 1 खाने के चम्मच, साबुत सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। ग्रेवी के लिए घी हम तकरीबन 2 कप के करीब यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मैरिनेटेड कीमा जो है इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा, टमाटर इसमें आधा किलो जाएंगे, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, और प्याज इसमें आधा किलो के करीब जाएगा। और गार्निश के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे तकरीबन हरी मिर्चें जो हैं हस्बे ज़रूरत आप समझ लें या हस्बे जायका।
अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप लोगों ने करेलों को, मैंने आपको जैसे बताया कि अच्छी तरीके से उसको स्किनलेस करके आपने फिर उसको अच्छी तरीके से 5-6 दफ़ा मल कर नमक के साथ, और फिर आपने उसको जो है वो अलग रख देना है और उसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है कि बिल्कुल आपके करेले जो हैं वो ड्राई हो जाए। जब वो हो जाएंगे उसके बाद कीमा ले लें। आप यहाँ पे मटन, बीफ या चिकन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जिस कीमे में भी बनाना चाहें आप उसमें बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है मटन बीफ तो आप उसको जो है चिकन में भी बना सकते हैं। जैसे हम तो उसकी स्मेल वगैरह नहीं आती है अगर आप इसको नहीं जुगन, आप भी देखिए हम कोफ्ते भी तो बनाते हैं ना घर में, तो कोफ्तों में भी तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड करते जिससे कि उसकी हमें लगेगा कि उसकी स्मेल जो है वो नहीं जाएगी। और मैंने ना मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि वो कीमे को कुक करके जो है वो करेलों में भरते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपने रॉ ही कीमा भरना है। फ्राई करने का मकसद एक ये भी होता है कि जो है अंदर कीमा स्टीम में वो भी पक जाता है और उसके बाद जो है आपके जो करेले हैं उनके ऊपर भी एक बहुत फ्राई अच्छा करना था ना, जी बिल्कुल ऐसे उन पे बहुत अच्छा सा जो है वो कलर आ जाता है। तो ये एक रीज़न है इनको जो है इसके अंदर कच्चा कीमा डालने की। तो ये टिप्स हैं, ये आपने इसको एज इट इज़ फॉलो करना है। और इनको क्या कहते हैं, अगर आप एक दिन पहले बनाकर भी रख देंगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वन डे में आपको काफ़ी हैसल करनी पड़ती है, तो चले वो वाला जो काम है आपका एक दिन में जो है वो निकल जाएगा। क्या हम ये बना के फ्रीज नहीं कर सकते? नहीं, फ्रीज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें प्याज है ना कीमे में, तो वो अपना पानी छोड़ देगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि एक दिन आपने जिस दिन बनाने है उससे एक दिन पहले आप ये बना के रख लें और फ्रिज में रखने, फ्रीज़र में नहीं रखने। उससे क्या होगा, अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो उसमें भी मॉइस्ट आ जाएगा, करेलों में भी आ जाएगा। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ही। वैसे आप भी ना हर शेप और नस्ल का करेला लेके आई हैं। देखिए जुगनापी, आपको पता है कल करेले जो हैं वो ऐसे लग रहा था कि मिल ही नहीं रहे। क्यों? दुनिया में करेले खत्म हो गए हैं? हाँ जी, दुनिया में करेले खत्म हो गए? कल ऐसे ही लग रहा वो था। जाहिर वो इस खौफ में कि अनम ना करेले खरीद ले और करेलों की बर्बादी फेर दे। अच्छा जी, अब आपने इस तरीके से कीमे को सबसे पहले क्या कर लेना है कि आपने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है कि वो फाइन पेस्ट में तब्दील हो जाए। जब वो फाइन पेस्ट में तब्दील हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले प्याज लेना है, उसको अच्छी तरीके से आपने जो है वो चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद आपने उसके अंदर जो है जितना भी पानी है वो आपने अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई कर लेना है। जब वो ड्राई हो जाएगा पानी उसका, तो फिर आप उसको कीमे में ऐड कर देंगे। साथ ही हम ग्रीन चिलीज़ और अदरक को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। मसालों में नमक जाएगा, गरम मसाला जाएगा, काली मिर्च जाएगी। बड़ा तरद्दुद वाला काम है, सॉरी, है ना, बस बाकी मैं खुद ही कर लूँगी। औखा काम, ये औखा काम है जुगन। अभी इसलिए मैंने कहा था कि ये रेसिपी जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। मतलब कि आपने पहले करेले छीलने हैं और उनकी कड़वाहट निकालनी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो तो हमने कर ही लिया ना, वो तो आपने खुद ही कर लिया जी। अगर वो भी हम यहाँ पे करते नहीं नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता जुगन। आप भी उसके लिए ना आपको तकरीबन 2-3 घंटे चाहिए इसको, मतलब कि वो करने के लिए, इसकी कड़वाहट निकालने के लिए, इसको धोने के लिए, इसको मलने के लिए। तो ये काम हम ऑन एयर नहीं कर सकते थे, और अगर करते भी तो हमारे करेले जो हैं वो इतने कड़वे बनने थे कि वो किसी अभी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं हमें। हाँ जी, बस यहाँ पे ये भी कीमा भी हो गया। हाँ, एक रह गया बस। तो फिर उसके बाद जो है अब आ जाते हैं इसके बाद ग्रेवी की साइड पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्रेवी के अंदर भी कीमा बनता है ना? जी जी, अब ये रिमेनिंग जो कीमा है ये हमने ग्रेवी में ही ऐड ऑन करना है। तो बिल्कुल ठीक है। ये अब मैं यहाँ से चीज़ें उठा लेती हूँ और दूसरी साइड पे फिर हम अपनी ग्रेवी का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। व्यूअर्स देखें, चीज़ें आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये वाली जो करेले की रेसिपी है ये काफ़ी देर से हमें लोग कह रहे थे कि जी करेले, ये वाले करेले बनाएं आप, कीमा करेला तो बना लेते हैं। एक्चुअली व्यूअर्स कुछ चीज़ें नेचुरली टाइम टेकिंग होती हैं, तो हम ये नहीं अब कह सकते कि भाई ये सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम। बिल्कुल। एंड वो जो उसका टाइम है वो तो उसने लेना ही है। जैसे हम निहारी वगैरह जब बनाते हैं यहाँ पे, तो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम इसको मतलब गोश्त को कुछ गला के लाएं, कुछ प्रेशर कुकर यूज़ करें। बट जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उनमें जो टाइम लगता है वो तो लगता ही लगता है। बिल्कुल। और ये रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जिसको आपने मतलब कि हर हाल में आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो खाना है वो बिल्कुल भी जो है जिस तरह का हमें उसका टेस्ट फ्लेवर चाहिए वो नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पे कीमे का भी हो गया, हमने भरने का तरीका भी आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये फ्राइंग वाला एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, अब इधर आप डालें घी,
या जुगन आप यही वाला घी डालें जो इसके अंदर है, उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। बेसिकली हमारे ये आप ऐड कर दें, तकरीबन 1 कप के करीब ऐड कर दें। अच्छा, काफ़ी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि करेले जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसलिए आपने जो है थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। ठीक है, और बताइए अब क्या करूं? उसके बाद आपने इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है और ये डालकर अच्छी तरीके से आपने उसको फ्राई करना है। ये धागा जो है ना, धागा हो गए हम लोग। चलें, अब ये जैसे ही हो जाएगा फ्राई, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है ये मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हर स्टेप में जो है वो नमक है, तो आपने नमक को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि आपने हर चीज़ में, आपने कीमे की मैरिनेशन में भी नमक लगाया है, आपने जब करेलों को धोया है तब भी आपने नमक लगाया है, और अब जो रेसिपी में जाएगा तब भी नमक लगेगा। तो ये मसाले डालें आप इसके अंदर। मैं बिल्कुल डाल रही हूँ। ये ज़रा, मैंने कहा इसको मूव अराउंड करने के लिए बेस्ट चीज़ ये है। ये मसाला जार चले गए। ये नहीं, हाँ जी, मसाले जैसे ही चले जाएंगे तो थोड़ा सा कुक करेंगे, तो ये जितना भी रिमेनिंग कीमा है अब ये हम इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। थोड़ी सी हमारी जो ऑयल की कमी है हाँ वो जी, मैं हाँ यहाँ जी, से पूरा करूँगी, क्योंकि आपने कब कहा था। हाँ, मैंने ज़रा दूसरा कम चम्मच ही डाला। डाला। ये ले जी, हो गया। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी, अब अच्छा, हमने- बस ये मसाला हो जाएगा जैसे, तो अब आपने ये कीमा डाल देना है। और वो प्याज, वो प्याज तो जुगना भी सबसे एंड में डलेगा जब हम दम पे लगाने लगेंगे। अच्छा, ये अब आप डाल देंगे ज़रा मुझे। ये हमारा कीमा आ गया। अब व्यूअर्स हम कीमा भूनने लगे हैं, क्योंकि देखिए लाइक आई सेड ये टाइम टेकिंग। आप जल्दी से बाकी के स्टेप्स बता दें, हमें ब्रेक की तरफ जाना। बस कीमा भूनेंगे, उसमें टमाटर ऐड करेंगे और डालकर अच्छी तरीके से उसको पका लेंगे। जब कीमा 100% डन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है करेलों को डालकर थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे, और लास्टली फिर इसके अंदर जो है हम टमाटर वगैरह नहीं डलता है इसमें? डलेगा। अच्छा, और उसके बाद लास्ट में जब हम दम लगाने लगेंगे तो उस वक्त प्याज डाल देंगे, साथ में गरम मसाला, काली मिर्ची डालकर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगा देंगे, तो आपके भरे हुए करेले जो है वो रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल। और आप ये देखें, अभी भी हमने करेले कितनी देर के डाले में, वो अभी तक फ्राई हो रहे हैं, अभी उनको रंग नहीं आया। बिल्कुल राइट। सो अभी हमने इनको कुक होने देना है हाँ फॉर अ लिटिल वाइल। हल्का हल्का मूव कर लें बेशक, बट देन लीव देम। एक साइड हो जाए फिर दूसरी की तरफ जाए। यहाँ पे हमारा कीमा भुना जा रहा है। तो व्यूअर्स, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, क्योंकि वक्त कम और आपको पता है मुकाबला सख्त होता है। और उसके बाद हमें ज़ैनब गोंदल ने भी ज्वाइन करना है। अगर करेलों की बात कर रहे हैं तो 2 सब्जियाँ जो हमारे मुल्क में बच्चे ज़रा अवॉइड करते हैं वो होते हैं करेले और भिंडी। तो करेले और भिंडी के बेनिफिट्स आपसे डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक वक्त था जब बचपन में घर में करेले बनते थे तो हर बच्चे का घर में मुंह बना हुआ होता था कि यार ये क्या कड़वी सी चीज़ बना दी है। लेकिन इस उम्र पे आके आई रियलाइज़, एक तो आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, करेले बहुत मज़े के होते हैं, भिंडी भी बहुत मज़े की होती है। ये दोनों सब्जियां मज़े की तो हैं, लेकिन फ़ायदों से अगर हम कहें कि न्यूट्रिशन का ख़जाना है, मल्टीविटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का, तो ये बात गलत नहीं होगी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा गई थी हमज़ा की बारी, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद हिम, तो मुझे किसी ने कहा भिंडी ज़्यादा खा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा इसमें फॉलिक एसिड होता है। तो मैंने कहा लेकिन फॉलिक एसिड तो गोली में के फॉर्म में हमें दिया ही जाता है पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के। कुछ लोगों को पूरी प्रेगनेंसी, अब आई डोंट नो आजकल क्या है, बट एंटिल 5 ईयर्स को तो मैंने नूर के दौरान तो 4-5 मंथ्स ली थी फॉलिक एसिड। तो बात ये कि जब नेचुरली हमें खुराक से ये चीज़ें मिल जाती हैं, और दूसरी बात ये व्यूअर्स कि क्या पहले वक्तों में हर चीज़ मल्टीविटामिन फॉर्म में होती थी? बिल्कुल भी नहीं होती थी। लोग खुराक से ही अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। तो द रीज़न हम अपने प्रोग्राम में एटलीस्ट वंस अ वीक इफ़ नॉट ट्वाइस अ वीक
न्यूट्रिशन से रिलेटेड सेगमेंट करते हैं तो उसका रीज़न ये है कि अपनी डे टू डे खुराक, सस्ती चीज़ें जो हैं उन्हीं से आप अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं कि आपको 3-3, 5-5, 8-8 हज़ार रुपए की सप्लीमेंट्स और मल्टीवाइटामिन्स ना लेनी पड़े। हमारे साथ हैं ज़ैनब कोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और ये भी मुझे पता चला है कि अभी इंग्लैंड जा रही है मज़ीद अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए और मज़ीद अपने ऊपर वर्किंग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, डिग्रीज तुम्हारे पास है, मज़ीद क्यों इसके ऊपर करने जा रही हो? जो कि ना पे डेली बेसिस पे रिसर्चेज हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे जो है ना वो हर चीज़ में नई नई इनोवेशंस आ रही होती हैं, तो मुझे अपनी फील्ड में अप टू डेट रहना, उस चीज़ को मैक्सिमम जितना मैं लर्न कर सकूं वो करना, ताकि मेरे से अगर कोई पेशेंट कुछ लेने आ रहा है, कोई मेरे पास आ रहा है इस यकीन से कि ये हमें हेल्प कर सकती है, तो एटलीस्ट मैं उसको 110% हेल्प कर सकूं। और बेटा अक्लमंदी भी इसी बात में है। देखें, हेल्प तो अपनी जगह, आपने सुना होगा कि फ़लाँ न्यूट्रिशनिस्ट बड़ी फेमस थी, कोई आपकी अम्मी कहती होंगी भी हमारे ज़माने में फ़लाँ न्यूट्रिशनिस्ट होती वो बड़ी वो थी। आज वो क्यों फेमस नहीं है? आज वो क्यों नोन नहीं है? जो 10 साल पहले ट्रेंडिंग में थी वो आज ट्रेंडिंग में क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को लेके चल पड़ा सिलसिला, तो उसको लेके चलते रहे। आईटी की फील्ड में भी लोग क्यों फंस जाते हैं एट वन पॉइंट पे आके, मीडिया की फील्ड में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उसको अंग्रेजी में कहते हैं पिवट करना, अपनी डायरेक्शन को स्विच करना, अपने आप को रिवॉल्व करना, रीब्रांड करना। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दैट इज़ सो ट्रू। तालीम का और सीखने का सफ़र सारी ज़िंदगी जारी रहता है। ये बात हाईलाइट इसलिए की क्योंकि देखो बेटा, हम लोग ऑन एयर तो कहते ही रहते हैं, लेकिन बड़े कम लोग सुनते हैं। बिल्कुल खुशी इस बात की हुई कि हमारी ही टीम का एक बंदा इस बात को रिकग्नाइज करके आगे बढ़ा। आपको याद है जब मैंने अप्लाई किया था हार्वर्ड में टू डू माई डिस्टेंस स्टडीज़ से अपना मास्टर्स, दाखिला भी हो गया मुझे, मगर उसको डिफ़र करना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ जी, राइट नाउ बीइंग अनमैरिड, बीइंग अ यंग गर्ल, बच्चे शच्चे नहीं है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप जाओ और अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करो। तो जहाँ पे अपनी टीम की शुरू में हम बात कर रहे थे कि इनके बगैर कुछ नहीं हो, तो आप सच्ची बात है, अनम अगर ना आए और उनके साथ आधे घंटे का जो हमारा सेगमेंट होता है ना हो, तो कहाँ व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटरेस्टिंग होगा या वट एवर होगा। फिर अब हम ज़ैनब से बात करें। ज़ैनब का अपना एक पार्ट है, वंस ट्वाइस अ वीक आती हैं प्रोग्राम में। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं हमारे इस प्रोग्राम का, कि ये नहीं हम कह सकते कि ओ ज़ैनब गेस्ट आई है। ज़ैनब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, अनम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। शी इज़ अ फेलो एंकर अपनी अपनी कैटेगरी में, या एक्सपर्ट इन देयर एरियाज। सो इसलिए किसी को एक्सपर्ट अगर कह रहे हो और इस उम्र पे कह रहे हो, तो जब तक वो अपने आप को इन्हांस और इम्प्रूव नहीं करेगा तो फिर इनमें और किसी और बच्ची में क्या फ़र्क है? ट्रू। यहाँ बैठती हैं तो मैं क्यों बताती हूँ हर बार, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे एरियाज इनने कवर किए। और अब मेरे ख्याल से जीएलपी पे भी आप जाके कुछ वर्किंग करेंगी। वेट लॉस का अगर इंजेक्शन लोग मांगते हैं तो फिर उनको, न्यूट्रिशनिस्ट को तो पता हो ना कि वो क्या लगवा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो आप अपना वो सारी वर्किंग इंशाल्लाह करके आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वेट लॉस तो वैसे ही आपका एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। सो मुझे ये बताओ ज़ैनब, हम आज सब्जियों की बात करेंगे। सबसे पहले करेले की बात करते हैं जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बल्कि एक सेकेंड, करेलों की क्या सिचुएशन है? आपने फाइनली इतनी देर से फ्राई हो रहे थे, अब निकाले? जी बिल्कुल, मैंने इनको 2 बैचेस में किया है, और इनको 2 बैचेस में करने के बाद ये है कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं किया। अभी इनमें लाइक ये 70% डन है, 30% अभी ये कीमे में जाके पकेंगे दम की आंच पे, तो उसके बाद ये रेडी होंगे। थैंक यू। अब करेले को हम सब्जियों का बादशाह कहते हैं जी। अच्छा, ये नहीं मैंने सुना था कभी। जैसे आम फलों का बादशाह है ना, वैसे ही करेला सब्जियों का बादशाह है, बनता है। और बादशाह जब आप बनते हो तो उसके लिए क्वालिटीज़ चाहिए टू क्वालिफाई कि आप बादशाह हो। करेले के बारे में लाइक लिटरली मेडिकल साइंस में भी ये आता है कि सर से लेके पाँव तक कोई ऐसा आपका बॉडी का खुलिया नहीं है या आपका सेल नहीं है अगर आप करेला खाओ और वो उसको बेनिफिट ना करे। अगर वो डायबिटीज़ हो उसको ठीक करता है, आपके जो है वो लिवर के प्रॉब्लम्स हो उसको ठीक करता है, आपकी बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो उसको ठीक करता है, आपकी स्किन पे अगर एक्नी हो रही है, हार्मोनल एक्नी इवन है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है, आपके ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम करेले को या तो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस्तेमाल करते ही नहीं, जब बच्चों में हम यूज़ कराते ही नहीं,
या नंबर 2 हमारे घरों में उसकी कुकिंग प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली ऐसी हो जाती है कि हम उसके न्यूट्रिएंट्स को किल कर देते हैं। लेकिन मैं ये हमेशा बात करती हूँ कि अगर 100% पे हम बात कर रहे हैं तो चलिए कुकिंग से मैं एक लिवरेज दे के कह देती हूँ कि यार 60 to 70% तो जा रहा है ना बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट, तो खाएं ज़रूर उसको। अच्छा, अब एक सेकंड रुक जाओ। 2 बातें आपने की, एक तो बच्चों को नहीं देते, दूसरी बात उसका बनाने का तरीका। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बच्चों को आप मुझे बताएं कड़वी चीज़ कौन सा बच्चा खाता है? दैट इज मैं कैसे, मुझे बताएं, मैं नूर को 5 साल की बच्ची को, हाँ अब वो खा लेती है। अब जब करेले कीमा बना होता है, करेले गोश्त बना हुआ होता है, तो रोटी के साथ रायता लगा के उसको हम खिला देते हैं, वो बड़े शौक से खा लेती है। लेकिन 2 साल की 3 साल की ना हसन ने खाया ना नूर। हमजा की बारी तो सच्ची बात है सेंस ही नहीं थी, लेकिन हसन और नूर की बारी बड़ी कोशिश की, करेले भिंडी दोनों चीज़ को हाथ नहीं लगाया बच्चों ने। अच्छा देखिए, हम लोग फिर तरीका भी तो बताओ ना। करेला एक ऐसी वो सब्जी है या जो है वो आप समझे थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए लोग जो है ना उसको बिल्कुल ओमिट करते हैं और इनिशियल स्टेज पे बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं कराते। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बच्चे भी वाकई बहुत पिकी होते हैं, वो नहीं खा रहे होते जान उसको। मैंने नहीं खाया बचपन में, तो मैं देखें हाँ। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये जो फ्राइड आइटम्स हैं और ये फास्ट फूड है, व्हेन आई वाज यंगर, आई एम सॉरी, वंस अ वीक मामा लेके जाती थी, वंस अ वीक डैडा, क्योंकि उनकी डिवोर्स हुई थी, तो हमें पता होता था कि 2 दफ़ा हफ्ते में हम कुछ खाएंगे। मामा किसी की तरफ ले गई, वटेवर, वो आउटिंग वाला खाना 2 दफ़ा ही होता था, चाहे किसी के घर में हो। और अबू अक्सर जो है वो यहाँ पे हुआ करता था, वो तो अब बंद हो गया, रेस्टोरेंट सिंगकोंग होता था, वहाँ पे डैडा चाइनीज़ के लिए हमें वंस अ वीक लेके जाते थे, हमें भी बड़ा पसंद था, डैडा को भी बड़ा पसंद था। तो वो एक हमारी चीज़ होती थी। ये नहीं होता था कि दिन में अगर 3 दफ़ा खाना खाना है तो 1 दफ़ा नाश्ता आपने किसी फास्ट फूड की जगह से मंगा लिया, रात को आपने चलो घर का ही खाना खा लिया, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लाते हुए आपने किसी भी बर्गर की चेन से बर्गर या पिज़्ज़ा उठा लिया। ऐसे नहीं होता था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब तो दुनिया ऐसी, हम लोग अगर ये नहीं खाते थे तो आलू मतलब शलजम हो गई, अपना वो हो गया, चुकंदर हो गया, ये चीज़ें हम खाते थे। अच्छा जुगन, आप एक घर पे ही कुछ ना कुछ बन रहा होता था। अगर हम फ्रेंच फ्राइज भी घर पे बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो पहले फ्राइज भी आलू घर पे छिलते कटते और उन्हीं आलूओं के फ्राइज बनते थे। लेकिन अब जो फ्राइज घरों पे माएँ बना कर दे रही हैं या जो बच्चे खुद भी पसंद करते हैं, वो जो रेडीमेड आलू का पाउडर और मैदा है। यस बस। यस। और एक हमारी बड़ी फेमस चेन है, उसके बारे में एक वीडियो बहुत चल रही थी पिछले दिनों में, और वो ये थी कि उस औरत ने जो है वो रखा हुआ था उस दर से फ्राइज़ और बर्गर लेके, और आप इस चीज़ को बिलीव कर सकती हैं कि आपने कहीं से बर्गर और फ्राइज़ लिया और आपने उसको 10-20 साल बाद निकाला और वो एज इट इज़ अपनी शेप में है, उसको कोई फंगस नहीं लगी, कोई उसको एल्गी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, और वो वैसा ही है कि आप अभी मार्केट से ख़रीद के लाएँ। इसका मतलब ये है कि वो खाना ही नहीं है। और मैंने ये बिलीव नहीं की वीडियो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगा कि झूठ है, फेक है। लेकिन मैंने अपनी नीस को फ्राइज़ लेके दिए सेम चेन से, और मैं गाड़ी से उतर के चली गई और वो फ्राइज़ गाड़ी में ही रह गए। मैंने कोई 3-4 दिन वो वाली गाड़ी यूज़ नहीं की, मैं दूसरी पे थी और वो सब अच्छा। मैं जब उस गाड़ी में बैठी, अब आप बिलीव कर सकती हैं कि फ्राइज़ हों गाड़ी में पड़े हुए हों 4 दिन और सख्त गर्मी, वो वैसे के वैसे ही। बदबू अपनी जगह होगी, लेकिन शक्ल ठीक थी, बू भी नहीं आ रही थी, उसमें से बू भी नहीं थी। मैं यही तो ज्यादा हैरान हो गई। यानी कि आप ये कागज और कार्डबोर्ड खिला रहे हैं बच्चों को। जी। व्यूअर्स, मैं से वैसे एक बात बताऊं, इस पॉइंट पे तो मैं 100% इसलिए एग्री करती हूँ क्योंकि ये मेडिकल साइंस ने तो अब बात कही है कि जिस्म हमारा जब ज़मीन में डाला जाता है, हम तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो ताबूत में भी नहीं डाला जाता, हम लोग तो डायरेक्ट कफन दफन करके हम दफनाए जाते हैं। उसूलन अगर आपकी बॉडी ज़मीन में जा रही है तो आपकी बॉडी जानवर ये जो मकोड़े वगैरह ये वो खाया जाता है, जिस्म रूह तो आपकी वैसी निकल जाती है। 100 साल 150 साल बॉडी डीकम्पोज ही नहीं हो रही। हाँ जी, वो मिट्टी का हिस्सा ही नहीं बन पा रही जी, क्योंकि उसमें केमिकल इतना है, प्रिजर्वेटिव इतना जी, और ऊपर से माइक्रोप्लास्टिक्स जो हम ले रहे हैं वो अलग से ले रहे हैं। अच्छा, करेले पे ही अगर मैं बात करूँ ना, तो करेले का मैंने एक वो निकाला है जो एक समझे अपनी रिसर्च में और अपनी उसमें ना, कि करेला आप जैसा चाहे वैसा खाएं, चाहे उसको फ्राई करके खाएं, उसको जैसे आपका दिल करता है वैसे खाएं। सिर्फ एक मेरी मान लें, सिर्फ एक, और वो एक ये मान लें कि करेले का जूस बना लें और वो पी लिया करें।
बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें वो आपकी मर्ज़ी है। करेले का जूस बनाना कैसे है ताकि वो कड़वा भी ना लगे और उसके फ़ायदे जो हैं वो मैक्सिमम आप कैसे अचीव कर सकते हो। अच्छा, करेले का जूस लोगों को लगता है कि ग्लास भर भर के पीना है, नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इवन करेले का जूस भी अगर आप एक्सेस में पीते हो तो वो आपको ख़राब करना शुरू कर देता है। जूस पीना कितना है, बनाना कैसे है। नंबर 1, आप जो इसके वो उभरे हुए होते हैं ना करेले के, उन सबको स्क्रैप ऑफ कर देंगे। उसके बाद कोई भी ग्रेटर ले लें, छोटा ग्रेटर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल इतना सा करेला जो है वो आपने उसको कद्दूकश किया, उसके बाद आप उसको किसी भी मलमल का जो कपड़ा है उसमें से उसको स्क्वीज़ आउट करें। जो उसका जूस निकलेगा, निकालने के विदिन 2 to 3 मिनट्स जब वो पड़ा रहता है ना तब वो कड़वा ज़्यादा हो जाता है। विदिन 2 to 3 मिनट्स आप उसको कंज्यूम करें। नंबर 1, आप उसको पानी के साथ डाइल्यूट कर सकते हो। नंबर 2, आप आपने उसमें छोटा शहद सा डाल जैसे सकते वो हो। हमने अभी दिखाया, अगर हमारे पास वो तस्वीर है तो वो फिर से मैं दिखाना चाहूँगी प्लीज़ हाशमी साहब। वो जिसमें आपने दिखाया है छोटे से एक ग्लास में करेले का जूस जो है वो पड़ा हुआ है। अब आप अगर ये देखें तो ये होता है शॉर्ट ग्लास, यस, ये छोटा सा होता है, ठीक है। जब अक्सर आप लोग कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो इसी किस्म के शॉर्ट ग्लास के अंदर वो सिरप का मेजरमेंट डालते हैं। एक आपने शॉर्ट ग्लास बना के पी लिया और उसके बाद आपने पानी पी लिया, यस, उसके बाद आप ऊपर से आधा ग्लास पानी पी ले, ग्लास पानी पी ले। एग्जैक्टली। अब अगर आपने ये वाला करेले का जूस यूज़ करना शुरू कर दिया जो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे मैं आपको ये बताती हूँ। अगर आपकी डायबिटीज़ है और अभी बिल्कुल प्री डायबिटीज़ में आप हो, या आपकी डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड नहीं है, तो आप बिलीव करें सिर्फ थोड़ी सी डाइटरी चेंजेस, थोड़ी सी साथ अगर आप वॉक इनकॉर्पोरेट करें और करेला ऐड ऑन कर लें, तो आप बिलीव करें कि आप इसको अच्छा खासा रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, या आपके बच्चे बच्चियां जो हैं वो टीन्स में हैं और आपके उनके फेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इससे एक्नी से फुल हैं, आप डेली हफ्ते में उनको 3 से 4 बार भी अगर ये वाला जूस पिला देते हैं तो आप बिलीव करें वो साफ़ हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप उनके रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको अच्छा साफ, जिसको हम कहते हैं ना खून साफ करने के लिए अक्सर लोग मेडिसिन भी यूज करते मैं तो हैं। सारा बचपन में कहते हैं करेले का जूस खून साफ, करेले का जूस खून साफ, डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस। और बड़े लोगों ने पिया भी, मेरी खाला पीती है चुन्नी वाला, और उनकी शुगर बहुत वेल कंट्रोल्ड है क्योंकि वो सीवियरली प्री डायबिटिक थी। डॉक्टर कहता था कि भाई इसको नीचे ले आए बस। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये तो हो गया करेला, अब मुझे भिंडी का बताओ। अगर भिंडी की बात करें, भिंडी का भी कहते हैं पानी पी लें या वो। अच्छा, मज़े की बात ये है कि भिंडी और करेले 2 ऐसी सब्जियां हैं जिनके वाकई ही फ़ायदे इतने सारे हैं कि हम उनको डेली बेसिस पे भी अगर यूटिलाइज़ करते रहे ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मैं भिंडी से इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगी कि आप ये देखो कि ये भी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत काम करता है। और मैं अपने सिर्फ ये कहीं सुनी बात नहीं करी, मैंने इनको अपने पेरेंट्स में, अपने पेशेंट्स में यूज़ करवाया है और मैंने HbA1c के लेवल्स जो हैं वो वाकई ही बहुत ज़्यादा रिवर्स होते देखे हैं। अब आपने करना क्या है, आपने 3 से 4 भिंडी जो है वो ले लेनी है। उसका जो ऊपर से वो क्राउन एरिया होता है उसको आप कट करेंगे, नीचे से वो जो उसका पतला सा एक वो एरिया होता है जिसको हम सर पाँव कह सकते हैं वो काटेंगे। 4 स्लाइसेस आप उसके करेंगे, पानी के अंदर आप उसको डिप करके, आजकल जो मौसम है उसके लिए आप उसको फ्रिज में रखेंगे, अदरवाइज़ जब थोड़ा मौसम बदल जाए आप बाहर भी रख सकते हैं। फ्रिज में आप उसको रखेंगे और उसके बाद सुबह जब आप देखेंगे वो जेल लाइक मटेरियल बन चुका होगा। अब आपने वो जेल लाइक मटेरियल जो है आप वो एज इट इज़ पीना चाहो पी सकते हो, भिंडी खाने की ज़रूरत नहीं है। वो बालों में भी लगा सकते हैं। यस, वो अगर आप फ्लैक्स सीड वाली जेल में मिक्स करके डालें तो उसका बालों पे भी बड़ा अच्छा असर। इवन फेस पे आप लगा सकते हैं और ये दोनों चीज़ें एज नेचुरल बोटॉक्स जो हैं वो आपके लिए काम करती हैं। लेकिन आपने अपवर्ड्स लगाना है प्लीज़, जब भी इसको लगाएं, नीचे को लगाएंगे तो स्किन और सैगी हो जाएगी। आपने डेली वो जो पानी निकाल रहे हैं ना वो पीना शुरू कर दिया तो आपकी कॉन्स्टिपेशन चाहे क्योंकि मुझे जितनी 2-3 लोगों ने कहा कि जो फॉलिक एसिड आप लेना चाहते हैं ना भिंडी से, अब आजकल आ गया ट्रेडिशन और ट्रेंड आ गया कुरकुरी भिंडी का। हाँ जी। अब कुरकुरी की भिंडी व्यूअर्स वो इतनी डीप फ्राई होती है और वो इतनी ज़्यादा ओवर कुक होती है, उस बेचारी में रहता क्या है, वो तो चिप्स की तरह क्रिस्पी हो जाती है। देखें, चीज़ बुरी नहीं होती, हम उसको जितना ओवर फ्राई कर देते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट ही कुछ नहीं देखिए, बचता। डीप फ्राई हुई हुई भिंडी की जगह देखें, एटलीस्ट बड़े तो इस तरह से खा लेते हैं, बच्चों को भी अगर आप रोटी कीमे से रोटी और दाल या कुछ खिला रहे हैं साथ में 2-4 पीस भिंडी के भी खिला दें,
भिंडी अगर आप लाइट फ्राई करके रेडी, अब ये देखें ना, ये तो कुरकुरी फ्राइड भिंडी है। हाँ जी। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी कुक हो चुकी है कि इसका वो जो है वो, बट जो हल्की सी फ्राई हुई भिंडी होती है जो आप आजकल भून के बनाते हैं, एयर फ्रायर के ऑप्शंस हैं, आप उसमें भिंडी को फ्राई कर सकते हो। आप जो है वो बेकिंग में भिंडी को करके तो बच्चों को दे सकते हो। इवन जो बड़े हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने स्नैक्स में आप उसको ऐड कर सकते हो। उसी भिंडी के अंदर जो है वो मसाले आप ऐड कर लें तो बेहतरीन है। आपने फॉलिक एसिड लेना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, आपने अपनी डायबिटीज़ को ठीक करना है, तो आपको इसी तरह से भिंडी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने भिंडी और करेले दोनों को वेट लॉस के लिए यूज़ करना है तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप जो करेले का जूस बनाएं उसको कोशिश करें कि एज इट इज़ पी लें। अदरवाइज़ आप उसमें लीमू का जूस, लीमू का रस और पुदीना अगर आप डाल के ले लेते हो तो आपका करेले का जूस, उसके जो 10 टाइम्स बूस्ट हो जाते हैं बेनिफिट्स। और अगर आप भिंडी को वेट लॉस में यूज़ करना चाह रहे हो तो इसका जो पानी है आप इसी कोई एज इट इज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके फैट को बहुत हद तक मेल्ट डाउन करते हैं। अच्छा, अब लोग मुझे यहाँ पे कहते हैं कि तुम चीज़ तो बताती हो, साथ ही तुम कहती हो कि जी एक्सरसाइज और डाइट भी करें। अगर हम एक्सरसाइज और डाइट करेंगे तो हम वैसे ही वेट लॉस कर लेंगे। व्यूअर्स, बात ये है कि अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, हमने जब डिवाइस कर रहे थे मेरे वेट लॉस और सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स, अगर आपको याद हो जो मैंने ब्रांड स्टार्ट की अभी जनवरी में, हम आपसे क्या मेरी डिस्कशन होती थी कि यही हो कि नेचुरल चीज़ें हों और बॉडी को डिटॉक्स करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि व्यूअर्स, मैं भी, आप मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ देख लें, मेरे सोशल मीडिया की, अपनी ज़ैनब की भी, देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल गलत बयानी है कि आप बस एक गोली खा लेंगे और आप सूख के कांटा हो जाएंगे। अगर आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाना है, पतले तो बहुत से लोग होते हैं लेकिन वो कभी भी एक सर्टन टाइटनेस से ज़्यादा के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि बॉडी सैग कर रही होती है, चर्बी लटक रही होती है, स्किन लटक गई होती है। अब फ़ायदा ये होता है जब आप एक्सरसाइज और अपनी डाइट को ठीक करते हैं किसी भी प्रोसेस के साथ, जब आप एक्सरसाइज और डाइट और पानी और इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल। दो लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक बंदा सारी फनकारियाँ ऐड करके कर रहा है, दूसरा जो है वो बिल्कुल सिर्फ एक गोली खा रहा है वज़न कम करने के लिए। होगा ये कि गोली खाने वाले का हो जाएगा 5-6 पाउंड कम, जो प्रॉपर कर रहा होगा उसके 10-15 पाउंड कम होंगे और उसके लॉन्ग टर्म कम होंगे। और उससे भी मज़े की बात यह, आप जितने मर्जी महंगे कपड़े, जूते, बैग्स जो मर्जी ले लें, जब तक आप खुद फिट एंड हेल्दी नहीं होंगे ना, आप पे कुछ भी सूट नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव एसेसरी दैट यू कैन कैरी। तो आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दोनों सब्जियों से रिलेटेड? दोनों सब्जियों से रिलेटेड मेरा यही बेनिफिट है कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि सब्जियों का बादशाह है, तो आप यकीन करें बादशाह कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसमें क्वालिटीज़ होती हैं तो उसको बादशाह बनाया जाता है। आप अपनी फैमिली में ये एक ट्रेंड खुद से सेट करें, खुद उनको जो है ना वो इस चीज़ में लेकर आएँ कि मैक्सिमम बेनिफिट्स को ऑप्ट करने के लिए आपको भिंडी और करेले दोनों को यूज़ करना चाहिए। बस इन दो तरीक़ों से, जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐड ऑन करते हो तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। और एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की पहली मुकम्मल AI कमर्शियल फीचर फिल्म ऐनक वाला जिन, आपको याद होगा जो ओल्डर जनरेशन है कि बचपन में ऐनक वाला जिन जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, अगर मीडिया की बात करें तो PTV का एक बहुत ही अमेजिंग एक कैरेक्टर होता था। तो ऐनक वाला जिन जो है मुल्क भर में रिलीज़ होगी। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क PTV जो है ये इनके मीडिया ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हैं। तो आज हम ऐनक वाला जिन से रिलेटेड इनकी टीम से बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने ये नाम क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे कहानी क्या है, क्या ये वही कहानी है जो ओरिजिनल ऐनक वाले जिन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। और मेरे लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बचपन की एक चीज़ जो मैंने देखी अब मेरे बच्चों को भी देखने का मौका मिलेगा। वेरी एक्साइटेड। और आज की दुनिया के मुताबिक यानी कि मुकम्मल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमर्शियल फीचर फिल्म मुल्क भर में रिलीज़ होगी। हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क उसके मीडिया पार्टनर्स हैं। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग
आई एम सो एक्साइटेड कि अब हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस लेवल पे पहुंच रही है जहां पे हम इंटरनेशनली compete कर सकते हैं। व्यूअर्स, पूरी दुनिया AI की तरफ आ गई है और इस किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ आ गई है, इसलिए लोग घबराते हैं करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टेक्निकल काम है। लेकिन इतना मुश्किल और टेक्निकल काम इतनी खूबसूरती से और दिखने में इतनी आसानी से प्रेजेंट कर दिया। आज दो बड़े बेहतरीन और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। पहली पर्सनालिटी का मैं इसलिए खड़े होकर इंट्रोडक्शन कराऊंगी बिकॉज जब आपके दोस्त और स्पेशली वो लोग जो आपके सीनियर्स रह चुके हैं, और इतने कोई ख़ास मेरे सीनियर नहीं है इंडस्ट्री में, मैं ज़रा लेटर एज पे फील्ड में आई थी, उम्र हमारी लगभग एक ही होगी, लेकिन क्योंकि मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, मेरे सीनियर भी हैं इस फील्ड में, और एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, और स्पेशली जब आपके दोस्त आपसे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं तो दिल से खुशी होती है। अब मैं उनका इंट्रोडक्शन करूंगी। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री में, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में मेरा भी इनके साथ इसी के थ्रू ताल्लुक़ हुआ एक इदारे पे। देन आपने अपने करियर का आगाज़ प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस में किया डायरेक्टर के तौर पे, फिर जहाँ आपने मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया। ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ऐनक वाला जिन, पाकिस्तान्स फर्स्ट AI कमर्शियल फीचर फिल्म। वी हैव विद अस फैसल सलीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितना आपने मेरा तारुफ कराया, ये आपकी मोहब्बत है। बॉस, आप मैंने हमारे आपको लिए ना बहुत यंगर ईयर्स काबिल में एहतराम बड़ा हैं। तंग किया है। मैंने आपको यंगर ईयर्स में बड़ा तंग किया है, बड़ी लड़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन आज आपको अपने से ज़्यादा एक सक्सेसफुल पोजीशन में देख के दिल से आपकी इस बहन को, इस दोस्त को खुशी हुई है, ये कहना ज़रूरी था। अब ज़रा यंग मैन की तरफ आते हैं। सॉरी, हीरो तो ये हैं, हीरो आप नहीं हैं। आज आप उस्ताद और दोस्त होने के नाते तो वो तो हुआ, लेकिन इनका भी इंट्रोडक्शन इसलिए खड़े होकर करी, उम्र में तो मेरे से छोटे हैं और दिखने में तो बहुत ही छोटे हैं, और काम इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनका इंट्रोडक्शन कैसे करूं। यूज़ देखिए, 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका इन टेलीविज़न, न्यूज़, फिल्म प्रोडक्शन, बोथ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। लेकिन 17 साल काम करके एक फील्ड में इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना ये छोटा काम नहीं है, एंड ये इनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स। ये अगर रिलीज हो रहा है तो ऑलरेडी इन प्रोसेस बहुत सी चीज़ें अभी मुझे मारेंगे कि सारी बातें बता दी ऑन है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस डायरेक्शन में जा रही है और ऐसे लोगों की वजह से जा रही है। राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं ऑफ ऐनक वाला जिन, पाकिस्तान फर्स्ट फुली AI कमर्शियल फीचर फिल्म। रिलीज डेट हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने ओवर एक्साइटेड होकर आपके साथ डेट शेयर कर दी, एक्चुअली वो ज़रा मेरी ख्वाहिश थी कि उस डेट पे रिलीज हो, ज़रा से आगे होगी। अकम्पलिश्ड फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर, मीडिया एग्जीक्यूटिव, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट एन ऑन स्क्रीन फेस, अ जर्नलिस्ट, फरहान खान। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, थैंक यू। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। अब बात करते हैं ऐनक। वो मसला ये है ना कि लोग भी अकम्पलिश्ड, प्रोजेक्ट भी अकम्पलिश्ड, किस किस की बात करें। ये आइडिया कहाँ से आया, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। अच्छा, ये ऐनक वाला जिन के नाम के आइडिया की बात कर रही हैं, इसकी प्रोडक्शन की बात कर रही भाई हैं? देखिए, ऐनक वाला जिन जैसे ही मैंने सुना, मेरी तो वो जो कहते हैं ना पूरी बतीसी बाहर निकल आई, पंजाबी स्टाइल, क्योंकि बचपन PTV सारा बचपन सुनते रहे और मजाक में भी कहते थे, ओ वो देखो ऐनक वाला जिन, यू नो। सो ऐनक वाला जिन हमारी जिस तरह टोट बटोट हमारा बचपन है, उम्रो यार हमारा बचपन है, तो ये ऐनक वाले जिन का नाम भी और इस प्रोजेक्ट का कैसे आइडिया है? अच्छा, मेरे में एक हैबिट है, मैं पढ़ता ज़्यादा हूँ, माशाल्लाह। रीडिंग ज़्यादा है। तो मैं एक डिबेट मेरी नज़रों से गुजरी, मैंने उसको बड़ा लंबा पढ़ा, जिसमें हॉलीवुड के कुछ लोगों ने लिखा था कि AI फिल्म मेकिंग में उनको क्या क्या इश्यूज़ आए। अब जो वहाँ पे एक बंदे ने आर्टिकल लिखा था कि मैंने 9 महीने में सिर्फ 17 मिनट प्रोड्यूस किए। कितनी देर में? 9 महीने में 17 मिनट्स। अब इस चीज़ को मैंने मतलब मज़ीद स्टडी किया, इसके ऊपर रिसर्चेज़ पब्लिश हुई हैं दुनिया में, वो रिसर्चेज़ को मैंने स्टडी किया, तो मुझे समझ आया कि इसमें 3 चीज़ें मेजर इशू है। अभी भी पूरी दुनिया में ये इशू चल रहा है। एक इशू ये है कि AI की जो मेमोरी है वो 2 मिनट्स है। अच्छा। 2 मिनट के बाद AI ब्लैंक है, वो भूल जाता पीछे सब कुछ, ये पूरी दुनिया में। ओके। अच्छा, ये कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट इसलिए नहीं है कि अभी जितने भी टूल्स हैं ये बेसिकली इनके पीछे सर्वर्स लगे हुए हैं,
उन सर्वर्स की कूलिंग, उनको मेंटेन करना, उनके अंदर टेक्निकल डेटा, मसला है। हाँ। तो वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। मैंने अभी क्या बात कही शुरू में कि मुझे अब लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए एआई बहुत महंगा, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी उर्दू मिक्स करके, बड़ा महंगा नुस्खा है। और इस नुस्खे को जो भी टेक ऑन करेगा, देयर इज अ चांस कि वो लॉस में भी जाए। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर होल फॉर्मूला ऑफ डूइंग दिस। अच्छा, उसमें देखें अभी भी पूरी दुनिया में आप अगर गूगल करेंगी या इसको स्टडी करेंगी, पूरी दुनिया में कंसिस्टेंसी मेजर इशू चल रहा है रिगार्डिंग करैक्टर कंसिस्टेंसी, लोकेशन कंसिस्टेंसी, लाइट कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं। अब मैंने अपने हिसाब से इसका कह लें इसको डिकोड किया है या कोई एक पैटर्न बनाया है, तो मैंने 85 मिनट्स में करैक्टर्स, लोकेशन, लाइट, हर चीज़ की कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखा है। लेकिन फरहान मुझे ये बताएं कि ये आपको टाइम कितना लगा बनाने में? इसको मुझे टोटल अगर आप ओवरऑल काउंट करें, कोई मुझे 8 से 9 महीने इस पे लगे हैं। अब देखिए कहाँ 17 मिनट बने 9 महीने में, और कहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह से डिकोड करके 85 मिनट्स में ही कर लिया। लेकिन बात ये है कि जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, देखिए रील्स का ज़माना है, कोई 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की फिल्म बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। हम छोटे होते थे तो हम देख लेते थे 2-2, 3-3 घंटे की। बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। तो ये आपने जो टाइम रखा है ना इसका, कि 1.5 घंटे में बच्चा, क्योंकि देखिए मेरी 9 साल का बेटा या 5 साल की बेटी 3 घंटे नहीं फिल्म देखेगा, तो क्या टाइम भी आपने इसी हिसाब से रखा था? अच्छा, बच्चों के पॉइंट से? नहीं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम नहीं रखा था। जुगन, मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। होता ये कि अभी जिसे हम जेन जी कहते हैं, उनमें एक साइकोलॉजिकल एक हैबिट डेवलप हुई है। ये रिसर्च कहती है, मतलब रिसर्च, मॉडर्न जितनी भी रिसर्चेज पब्लिश हुई हैं वो कहती हैं कि उनका स्क्रीन टाइम जो है ना 8 सेकेंड है। एवरी 8 सेकेंड वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेते हैं। आपको पता है 5 years ago, not 5 years ago, 2 years ago यही रिसर्च 15 सेकंड कह रही थी, यानी कि और कम हो अब गया। कम हो के वो 8 सेकंड पे आ गया है। तो इसमें फिर मैंने स्टोरी को, इसमें जो इवेंट्स ऑफ चेन है वो इस तरह से डेवलप किया है कि एवरी 8 सेकंड इसमें कुछ नया है, कि ड्रैग ना हो। ड्रैग ना हो। ब्रिलियंट। आप कैसे बने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा? ये दास्तान कैसे शुरू हुई? ये दास्तान ऐसे शुरू हुई कि हमारा जो लास्ट प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पे हम दोनों इकट्ठे हुए। मतलब हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस प्लेटफॉर्म से जब हम निकले तो फिर हम दोनों ने बैठ के ये सोचा कि यार कुछ करने की कोशिश की जाए। How wonderful. कर तो रहा था फरहान पहले भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में काम, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक आइडिया इसके दिमाग में आ गया एआई वाला। और फिर सोचा जब इसकी डिकोडिंग वाली मामला, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा इशू या हमारे लिए इस वक्त अचीवमेंट है ना, जो जिस पे हम बहुत ज़्यादा हम फ़ख्र कर रहे हैं, फिल्म बनाने पे नहीं कर रहे, हम इस चीज़ पे कर रहे हैं कि एआई की फ़िल्म हमने कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स और लोकेशंस के साथ 85 मिनट्स की बना ली, जिसकी बेस पे हम जो है वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के साथ हमने, आपकी जो है बातचीत वो भी चल रही है बिल्कुल चल माशाल्लाह। रही हाँ है, जी। और वो इसी बेस पे चल रही हैं। तो जब ये आइडिया हुआ तो उसके बाद हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि कुछ करके देखते हैं। और आपको पता है कोई भी काम जो है वो स्टार्ट यहाँ से होता है, लेट्स डू इट। हाँ जी। तो हमने जब ये दोनों ने ये ठान ली, उसके बाद फिर हम चल पड़े। उसके बाद फिर आगे जो भी मामलात हैं वो सारे के सारे चलते रहे। टेक्निकल बातें सुन ली, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ऐनक वाला जिन क्यों कोई देखने के लिए जाए, ये आपसे ही। अब ये वो वाली बात है कि किसी से पूछे कि आपके बच्चे को कोई क्यों प्यार करे, लेकिन पूछना पड़ रहा है। तो ब्रेक के बाद ये भी मैंने जानना है, एंड अगेन व्हाई इज इट कॉल्ड ऐनक वाला जिन एंड हाउ डिड पीटीवी हैपन, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ अनम, क्या सिचुएशन है, जल्दी से बताएं। हमने ऐनक वाला जिन फिल्म निकल रही है, हमने उसकी डिटेल्स लेनी है। बिल्कुल जुगन आपी, आज हमने बनाए थे भरे हुए करेले, जिसको कहा जाता है बुध करेले। सैलेड और रायता है, आप रोटियां मंगवाएं और कच्ची लस्सी बनाएं और एंजॉय करें। हाँ, लेकिन आपने चिकन से बनाया और आपको पता है कि फैसल साहब का इस चीज़ के बारे में
क्या राय थी? जी, जी, बिल्कुल। वैसे तो मेरे शौहर फैसल की भी यही राय होगी जो फैसल सलीम की थी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस Farhan Khan, a brilliant, accomplished filmmaker, writer, director, media executive, journalist, and the papa of Anak Wala Jinn. आपका बेबी हुआ ना? हाँ बिल्कुल। Actually, director is the mother of the project. Project. तो you are literally like आपकी बेबी की तरह है ये। अच्छा मतलब ये बात इतनी सच है कि अगर कोई बंदा मेरे सामने खड़ा होकर कोई एक बुराई करेगा ना तो मेरा दिल करेगा उसका मैं मुंह तोड़ दूं। बिकॉज बच्चे की तरह हाँ होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता अब है। मुझे बताओ ऐनक वाले जिन का आइडिया कैसे आया? एआई तो हो गया, वो भी हमने कर लिया। मुझे बताओ द स्टोरी। अच्छा मैंने इससे पहले भी 3 प्रोजेक्ट्स किए, मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही डायरेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास एक आप कह लें सेमी रिफाइंड आइडिया था। उसको जब रिफाइन किया करते 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 वो ऐनक वाला जिन नहीं था, वो जिन और ऐनक था। जिन और ऐनक, जिन और ऐनक था। अब उसको जब मजीद मैंने ग्रूम किया आइडिया के तो वो फिर ऐनक वाला जिन हुआ। जो हमें नजर भी आ रहा हाँ बट आपने मॉडर्नाइज किया ऐनक वाले जिन को, मतलब वो जो एक पुराना पीटीवी का, और वो नाम ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ बच्चे नहीं देखने के लिए जाएंगे, मैं जाके देखना चाहती हूँ। वरना बड़े लोग होते हैं जो ज़रा एक सर्टेन क्लास के होते हैं, वो मेड के साथ भेज देते हैं कि जाओ बच्चों को फिल्म दिखा के ले आओ। ये वो ऐसा प्रोजेक्ट है। माई मदर इज एक्साइटेड, बुरा ना मनाइएगा, कल मैंने ट्रेलर मामा को नहीं, दिखाया, ये जो मेरी अम्मी हु 73 74 years old, she got excited। अच्छा इसमें देखिए नॉस्टैल्जिक फैक्टर को भी मैंने माइंड में रखा हुआ है, मतलब इस चीज़ को माइंड में रख के चीज़ें मैंने मैच्योर की थी। बिल्कुल सही। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो जिन और ऐनक वाला जिन की जो बात है, तो इसके पीछे एक ये भी बात थी कि यार एक ऐसा करैक्टर और ऐसी सीरीज़ है कि जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती थी। बिल्कुल सही। अच्छा इसको उसके साथ कनेक्ट करने का जो फ़ायदा था वो ये था कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपको एनिमेशन की मूवी बनाते हैं, वो होती है बच्चों के लिए। अच्छा अब ये 3 किस्म के लोगों के लिए है ये मूवी। ओके। नंबर 1 बाबाज जो उस वक्त छोटे थे जिन्होंने ऐनक वाला जिन देखा। अच्छा उनके बच्चे जो हैं वो इस वक्त भाभियां भी हैं, वही मतलब भाभी भी बड़ी excited, आपने और कहा बाबा babies। तो हो गए ना, तो वो अच्छा भाभी अब भी वो तो जो है। बच्चे जिनको आप जेनजीज बोलते हैं उनके लिए इसमें जो एक चीज़ एंटरटेनिंग है वो ज़्यादा वो ये है कि ये एआई है। बाप के लिए वो हो गई कि उस वक्त और का ऐनक उसके वाला साथ साथ कितना खूबसूरत तरीका है एक ब्रिज क्रिएट करने का जनरेशन्स के बीच में। Yes. हम पिटते रहते हैं कि हमारी यूथ की, और हम देखिए जो भी बात है, अब हमारे बच्चों और हमारा जो एक डिस्कनेक्ट बना हुआ है, डिस्कनेक्ट है, ये इसको connect मीडिया का करना। यही तो काम था कि इनको कनेक्ट करें। फिल्म यही तो करती थी। पूरा Yes. पूरा खानदान जो आपस में नहीं भी बात कर रहा था, फिल्म लगती थी तो सारे बैठ के मिलके देखते जाते थे, थे। बैठ के तो देखते आप थे। लोग तो लोगों को सिनेमाज में वापस लेके आ वापस रहे हैं एज अ ला फैमिली। यस। नाउ व्हाई पीटीवी? अच्छा पीटीवी इसलिए चूँकि बेसिकली आईपी पाकिस्तान टेलीविज़न का है ऐनक वाला जिन। लीगली एथिकली मॉरली तो हमें फिर पीटीवी को ऑन बोर्ड करना था। तो फिर हमने पाकिस्तान टेलीविज़न को अप्रोच किया और उसे ऑन बोर्ड किया इस चीज़ में। पीटीवी हमारा मीडिया पार्टनर है और आईपी पाकिस्तान टेलीविज़न का था, है, रहेगा। और आपने मुझे पहले भी अभी जैसे हम प्रोग्राम शुरू करने से आप अता भाई के तातार साहब की हाँ, भी बहुत बिल्कुल। तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया और पुश भी किया। एक्चुअली वही वाली बात होती है ना, विजन की बात होती है। आपकी विजन सर की विजन के साथ अलाइन कर गई। अच्छा मैंने तो उनको इतना तंग किया है इतना तंग किया है कि आप मैं ऑनर मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मान रहे हाँ, हैं कि और आपने मैं तंग उनको किया। लिटरली मतलब रात 12:30 पौने 1 भी मैसेज करता था। उनकी अच्छी चीज़ ये है कि वो मुझे रिप्लाई ज़रूर करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे और फीडबैक लेते थे कि यार आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, कहाँ तक पहुँचा, मुझे फीडबैक दो। और उन्होंने बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। वंडरफुल। सो ऐनक वाला जिन कोई क्यों देखे? ऐनक वाला जिन कोई क्यों देखे, एक तो चीज़ जो है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि एआई एआई भी से है और अगर वो कोई connect चीज़ भी। बनती है तो स्टोरी उसमें- ना, कुछ स्टोरी का भी तो अच्छा है। स्टोरी ये है कि एक पूरी नहीं बता देनी। नहीं आपको थोड़ा सा एक मैं वो बता दूं। एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपने बेटे को अपनी तरह एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं और एक बड़ा स्ट्रिक्ट प्लान के थ्रू। अच्छा अब उनके हमसाया में नस्तूर जिन रहता है, बेटे की नस्तूर जिन के साथ दोस्ती हो गई तो वो उस रूटीन से समझे फिर हट गया है
जो ठीक है। अब्बा ने बनाई हुई है। अच्छा, इसीलिए वो जो प्रोमो में लाइन है कि तुम्हें मैंने कहा था तो हम उससे अपने मिशन से हट गए। यस यस आप देखें, मुझे प्रोमो भी याद हो गया पूरा। याद हो गया ना। और मैंने आपसे क्या गिला किया ब्रेक में, मुझे लूमड़ी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसमें चले dialogue वो तो ऐसे मुझे थे। नहीं जानते, आप तो जानते थे। कम से कम चालाक लूमड़ी मुझे बना देते। वैसे वो next- इतनी स्वीट सी लूमड़ी है, वो जैसी सोई हुई यस जब यस, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसमें आपको जो है वो हम ऑन बोर्ड लेंगे। और मैंने ऐसा इनको कहा कोई या character तो मुझे आपके- बांदर बनाना है या मज, और दोनों पे ये लोग अभी माने नहीं है। लेकिन चले वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सर। फाइनली क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग फिर से एक दफ़ा प्रोमो देखें, लेकिन बिफोर वी गो इनटू क्लोजिंग द प्रोग्राम, आप अपने बच्चे के बारे में डायरेक्टली व्यूअर से मुखातिब होकर बताइए जो आप कहना चाहते हैं, और उसके बाद एंड ऑल्सो व्हेन वी शुड एक्सपेक्ट टू सी इट इन सिनेमाज एंड थिंग्स लाइक दैट। प्रीमियर पे तो खैर मैं भी होंगी और हमारे और भी बहुत से साथी होंगे, वो भी आप तस्वीरें वगैरह इंशाल्लाह व्यूअर्स देखेंगे। जी सर, व्हाट वुड यू लाइक? अच्छा, मैं इसमें यही करूँगा कि मैक्सिमम लोग आएँ, आके इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसमें स्टोरी पुरानी तो नहीं, खैर मतलब पुरानी चीज़ को हमने 2026 के हिसाब से मोल्ड किया है। जो दुनिया में एक स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है सिनेमा का, स्टोरी का, उसको हमने अडॉप्ट किया है। और इसको देख के अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इसको आप अगर कामयाब बनाते हैं तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को भी कामयाब करेगा। और इसको देखने लाजमी आएँ आप लोग 24 जुलाई को। इंशाल्लाह 24 जुलाई को द डेट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ द फिल्म। सो व्यूअर्स, ऐनक वाला जिन, देखिए फिल्म आपको पता है कि हर इंडस्ट्री की एक ज़रूरत है, एक नीड है। लोग कहते हैं सिनेमा ख़त्म हो गया, सिनेमा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आप लोग अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके देखें तो उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अपनी फीचर फिल्म्स बनानी शुरू कर दी हैं। हाँ, शायद सिनेमों में जाके फिल्म देखने वाला ट्रेडिशन थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन फिल्म का ट्रेडिशन और फिल्म की इम्पोर्टेंस और वैल्यू कोई नहीं डिनाई कर सकता। और जब लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एथिकली एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एथिकली एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनएथिकली नहीं कर रहे, हर चीज़ को तरीके से, तरतीब से लोगों को ऑनबोर्ड करके। हम अभी ब्रेक में वैसे ही, मैं इनसे मजाक में, आपको पता है मेरी आदत होती है चेक भी करने की, तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं ये वो रखा, तो उन्होंने कहा हाँ जब रखेंगे तुमसे आके बाद। मैंने कहा ये तो एआई की फिल्म है, उन्होंने कहा हाँ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये लोग एथिकली चल रहे हैं। तो मैं अपने बाकी आर्टिस्ट को भी इनकरेज करूँगी कि देखें, जब कोई इंसान इंटरेस्टिंग इनोवेशन आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ कर रहा हो तो आप भी हाथ बढ़ाएं, तब हमारी इंडस्ट्री आगे आएगी। सो मैं अपने व्यूअर्स से, तो आपने बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन मैं अपने मीडिया के सब भाइयों से, बहनों से, बच्चियों से, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सपोर्ट दिस फिल्म। इट्स वन ऑफ द ओनली फैमिली फिल्म्स एआई जनरेटेड, एआई से क्रिएट हुई हुई, जो माँ भी देख सकती है, नानी भी देख सकती है, बेटी भी देख सकती है, उसकी आगे से बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन। सो डेफिनेटली ऐनक वाला जिन 24 जुलाई को इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी से रिलीज़ होगी, और आप लोगों के वहाँ पे अटेंडेंस से एक सुपर हिट, स्मैश हिट फिल्म होगी इंशाल्लाह। आइए फिर से एक दफ़ा देखते हैं ऐनक वाला जिन की का प्रोमो, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस फिल्म को कामयाब करे, आमीन।